नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है आईपीओ, ब्लू चिप कंपनी क्या है, कैपेक्स क्या है, एपीएस क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, एबिटा क्या है। तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऊपर बताए गए टॉपिक्स के आधार पर पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक है क्या होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। ऐसे समझे कि देश में तमाम प्राइवेट कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। जब इन कंपनियों को फंड की ज़रूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उस शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। बाद आता है ब्लू चिप कंपनी क्या है। शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ये मार्केट की सबसे विश्वसनीय और अधिक ट्रेड की जाने वाली कंपनियां होती है। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियल रूप से काफ़ी मजबूत होती है, जिससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई, टाटा, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर चुनी गई ब्लू चिप कंपनियां हैं। इसके बाद पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में फिक्स असेट्स परचेस की जाती है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल या कोई इक्विपमेंट, या फिर अगर कोई मशीन से पहले ही है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसे मशीन को अपग्रेड किया दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे ही हम कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि कंपनी में कोई मशीन है और उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वह बहुत पुरानी भी हो गई है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होने लगा है या कम हो रहा है। अब इस जगह कोई नई मशीन खरीद कर रख देना जिससे कि वह प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे या बढ़ जाए, तो ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ये कैपिटल नेचर के होते हैं और इसे हम कैपिटल एक्स कहते हैं। इस प्रकार जब भी कोई कंपनी एसेट्स के लिए बड़ा एक्सपेंस करती है जिसका फ़ायदा उसे आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो ये एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ये एक्सपेंसेस कभी कभी ही किए जाते हैं, ना कि बार बार किए जाते हैं। उसके बाद ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कंपनी अपने हर सामान्य शेयर, कॉमन शेयर पर जितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। निवेशकों के लिए ईपीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो कंपनी के आय क्षमता यानी कि अर्निंग पावर को बढ़ाता है, और जिस भी कंपनी का अर्निंग पावर जितना ज़्यादा होता है उतना ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। ईपीएस के आधार पर ही P/E और डिविडेंड पे आउट की गणना भी की जाती है। ईपीएस के द्वारा ही यह भी पता किया जा सकता है कि एक कंपनी खुद के हर एक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है। सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो ईपीएस की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक शेयर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आना चाहिए। उसके बाद आरओई क्या होता है। आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह बताती है। यानी किसी भी कंपनी में इक्विटी यानी निवेशक और मालिक के ₹1 के निवेश पर कितना रिटर्न मिला है यह जान सकते हैं। किसी कंपनी का आरओई
से हमें पता चलता है कि हम उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। मतलब जिस कंपनी का ROE जितना अधिक होता है वह कंपनी निवेश के लिए उतनी ही अच्छी होती है। वैसे ROE की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में किसी शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपको ROE 20% से 25% मिले, यह देखना चाहिए। आगे ROCE क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा फाइनेंशियल रेशो है जो हमें बताता है कि किसी बिजनेस में लगे टोटल कैपिटल पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है, या प्रॉफिट बनाने के लिए यह प्रॉफिट कम से कम कर्ज के ब्याज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी निवेशकों को कुछ रिटर्न मिलेगा, वरना सिर्फ ब्याज भरने में ही सारा मुनाफा चला जाएगा। और अगर कंपनी कर्ज के ब्याज से भी कम रिटर्न दे रही है तो कंपनी को रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कर्ज का ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो कि निवेशकों के लिए नुकसान की बात है। एक निवेशक के तौर पर हमें किसी कंपनी में निवेश के लिए ROCE ज़रूर देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का ROCE 20% या 20% से अधिक हो तो वह निवेश के लिए अच्छा विकल्प है। उसके बाद EBITDA DA। EBITDA क्या है? EBITDA का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेज, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। इसके फुल फॉर्म से ही समझ आता है कि इसके जरिए कंपनी के इनकम से होने वाला लाभ को आसानी से नापा जा सकता है। इसमें उधार, टैक्स और कर्ज की लागत शामिल होता है। कंपनी कितना कमा रही है, कितना टैक्स दे रही है, कितना कर्ज चुका रही है, इससे कंपनी के बारे में पता चल जाता है कि वह किस ओर बढ़ रही है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इस वजह से कोई भी निवेशक EBITDA पर नज़र रखता है। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी भी व्यक्ति को उधार देते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति को समझने के बाद ही देते हैं। ऐसे में आप निवेश करते हैं समय भी कंपनी की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। आपको बता दें कि EBITDA से आप कंपनी के कैश फ्लो को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में आप इससे गुमराह भी हो सकते हैं। इस वजह से आपको कंपनी का EBITDA के अलावा बाकी फैक्टर्स की और भी ध्यान देना चाहिए। कंपनी की तिमाही अपना EBITDA की जानकारी देती है। कंपनी हर तिमाही अपना EBITDA की जानकारी देती है। इससे जानकारी के अनुसार निवेशक आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में कंपनी की क्या स्थिति है। कोई कंपनी अपना नेट प्रॉफिट प्लस ब्याज प्लस टैक्स प्लस मूल्यह्रास प्लस ऋण मुक्ति को जोड़कर EBITDA जारी करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़े आसान वीडियो मैं रोज़ लाता रहूँगा। और ध्यान रखें, बिना जानकारी शेयर मत खरीदिए, अफवाह में निवेश मत कीजिए। पहले सीखिए फिर निवेश कीजिए। लंबी अवधि के लिए शेयर चुनिए। धन्यवाद।